नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अनअकैडमी पे। और आज हम लेने वाले हैं एमसीक्यू क्लास। गाइज, इस एमसीक्यू क्लास के अंदर हम आपको टेस्ट देना चाहते हैं प्रीलिम्स में किस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, टुडे विल प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज इन दिस क्लास, सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम नहीं करेंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स भी इवन वी विल कवर अप। ओके, लेट्स टेक इट टू द ओके थिंग। सो बच्चों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है बेसिकली। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये। कहाँ पे हिंदी इसमें गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, नाराज है हिंदी आजकल। सो बच्चों, इससे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्या ये यहीं पे है, तारापुर क्या महाराष्ट्र में है, काइगा जनरेटिंग सिस्टम कर्नाटका में है, कुंदमकुलम कह रहा है ये गुजरात में है। तो क्या कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें सही हैं। ओके, हिंदी भी आएगी आगे क्वेश्चनों में। ओके, सो इसमें नहीं है, इसमें आपको बता देता हूं मैं कि आंसर जो है फर्स्ट आपका करेक्ट है इसके अंदर। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र के अंदर है, ये सही है बात। ओके, काइगा जनरेशन सिस्टम कर्नाटका में है, ये भी सही है बच्चों, दोनों बातें। कुंदमकुलम, लेकिन आप जानते हो हाल ही में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके बना है और रशिया की मदद से भारत ने बनाया है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द तमिलनाडु के अंदर ये है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स है, यहाँ पे लिस्ट भी आपके लिए, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हो। तारापुर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पुराना भी है, 1969 में आपके बन गया था ये। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, फिर आपको पता ही है कोटा के अंदर। ओके, कोटा के अंदर बच्चों एक इकलौती जगह है भारत में, कोटा, जहां पे बिजली बनाई जाती है आपके न्यूक्लियर से भी। ओके, वहां पे थर्मल से भी, यानी कि कोयले से भी बिजली बनती है और पानी से भी। तो इकलौती जगह भारत में जहां पे तीनों प्रकार के सोर्सेस से, एनर्जी रिसोर्सेस से हम जो है बिजली बनाते हैं, कोटा के अंदर। तो वहां पे एटॉमिक पावर प्लांट भी है राजस्थान कोटा में, और वहां पे थर्मल पावर से बनती है, कोयले से भी बनती है बिजली, और पानी से भी बनती है, हाइड्रो से बनती है। ओके, बाकी आपके इंपॉर्टेंट आपके काइगा भी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके ये 2000 लेटेस्ट ही है आपके लिए। कुंदमकुलम आपका सबसे लेटेस्ट है, रशिया की मदद से उन्होंने बनाया, 2014 के अंदर ये कंप्लीट इसका काम चालू हो गया था। ओके, सो तमिलनाडु में है ये। ठीक है गाइस, सो कुंदमकुलम काफी सुर्खियों में रहता है, न्यूज में भी रहता है वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट बच्चों अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन कौन है यहाँ पे। ओके, अर्थ ट्विन कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ ट्विन, किसको कहते हैं। समझ रहे हो आप। वीनस, बिल्कुल सही बोला विशाल ने। तो बच्चों वीनस को बोला जाता है अर्थ ट्विन। ओके, वीनस ग्रह है, क्यों बोला जाता है, जुड़वा है अर्थ का ये, क्योंकि बच्चों सिमिलर साइज और उसका डायमेंशन जो है वो अर्थ के बराबर ही है। तो सेकंड प्लैनेट है बच्चों ये, सन से पहले मरकरी आता है, वीनस आता है, फिर अर्थ आती है, फिर आपके मार्स आता है। ठीक है, फिर आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है यहाँ पे, और उसके बाद आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न वगैरह। तो बच्चों लगभग सिमिलर साइज का है। जुड़वा मतलब, जुड़वा मूवी आपने देखी है तो सलमान खान दो होते हैं। ओके, तो उसमें बिल्कुल सेम होते हैं वो। तो ऐसे बच्चों इनकी साइज और इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है लगभग। ओके, लेकिन बच्चों ये सेम इनकी साइज, ये बाकी हैं वैसे बहुत अलग अलग। आपको पता है लाइफ है अर्थ पे, वीनस पे कोई लाइफ नहीं है। वीनस के बारे में बच्चों दो और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, बातें एक्सेप्शनल बातें हैं। ओके, एक तो वीनस बच्चों सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मरकरी जो है वो सन से सबसे ज्यादा क्लोज है, सन के सबसे ज्यादा क्लोज है मरकरी। ठीक है, मरकरी सन से सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, मरकरी सबसे ज्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है वो वीनस पे सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, बॉयल हो सकते हो अगर इंसान अगर पहुंच जाए, तो पहुंचने से पहले ही उसका जो ब्लड है वो बॉयल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, इतना गर्म है बच्चों वीनस का टेम्परेचर। तो ये बात एक आपको एक्सेप्शनल याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो आदमी ये सोचेगा कि यार मरकरी ज्यादा सन से पास है तो ज्यादा गर्म होगा, लेकिन वीनस बच्चों सबसे ज्यादा गर्म है, और लव प्लैनेट भी बोला जाता है इसको, आपको पता ही है। और गई एक और खास बात है, ये प्लैनेट जो है घूम भी उल्टा रहा है। ओके, सारे प्लैनेट्स, यूरेनस को थोड़ा छोड़ दो उसका अलग केस है, सारे प्लैनेट्स ओके यूं घूम रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब
ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, यानी कि सारे प्लैनेट्स पे सूरज जो उगेगा वो आपके ईस्ट डायरेक्शन में उगेगा जैसे कि अर्थ पे उगता है। लेकिन बच्चों वीनस उल्टा ही उग रहा है, उल्टा घूम रहा है, सॉरी। अगर वहां पे सनराइज जो होता है वो वेस्ट से होता है, वेस्ट से सूरज आएगा ईस्ट की तरफ। तो दो बातें हैं वीनस के बारे में, याद रखिए। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट वीटो, ओके, और पॉकेट वीटो में बच्चों क्या अंतर है, क्या मीनिंग है इसका? वीटो पावर आपको पता है प्रेसिडेंट के पास होता है, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में क्या है बच्चों? आंसर इस तरह से देना है आपको, थर्ड का आंसर क्या है ये डैश करके ऐसे देना है आंसर, ओके। तो थर्ड का गाइस क्या आंसर है, फटाफट बताइए। तो बच्चों कोई भी बिल है पास नहीं हो सकता, पारित नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन ना कर दे, ओके। और प्रेसिडेंट जो है ओके, तो गाइस थर्ड का जो आंसर करेक्ट क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ द करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो सी, फरहान आपने गलत दिया है बच्चों, सी करेक्ट आंसर है इसका। दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। प्रेसिडेंट सबसे पहले कोई बिल जब आता है तो वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर होता है। इसमें एब्सोल्यूट वीटो होता है, मतलब बच्चों जिसमें के प्रेसिडेंट जो है मना कर देता है कि बिल को मैं साइन नहीं करूंगा, और जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाता, यानी कि कानून नहीं बन पाता अगर प्रेसिडेंट उसको साइन ना करे। तो हाँ या ना वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो ना कर दे, मना कर दे, विदहोल्ड कर दे, तो मना कर दिया, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो उसने यूज किया। बच्चों साइन करना ना करना उसके हाथ में है, लेकिन कुछ ना करना ये भी उसके पास एक ऑप्शन होता है कि बिल आ गया पास होके लोकसभा राज्यसभा से, अब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ना साइन करेगा, लेके बैठा रहेगा उसको, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे उसको कोई कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है कि उसको कुछ लिमिट में ही डिसीजन लेना है। जैसे बच्चों प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं उनको 14 दिन में डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ या ना आप साइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट को इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो अपनी पॉकेट में रख सकता है बिल को, और इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसलिए कहते हैं इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट जो है बड़ा है यूएस के प्रेसिडेंट के पॉकेट से। समझ गए आप? ये होता है गाइस पॉकेट वीटो, ओके। कुछ और भी तरह के वीटो होते हैं बच्चों, सस्पेंसिव वीटो भी होता है, जैसे कि जब प्रेसिडेंट बिल को पास नहीं करता और वापस भेज देता है हाउस में कि आप इसको दोबारा कंसिडर करो, ओके। तो सस्पेंसिव कहते हैं, सस्पेंस बना रहता है कि यार प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया, वापस उसने क्यों भेज दिया, तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है। बाकी ये दोनों जो बात लिखी हुई है वो सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदित्य L1 मिशन, ओके। आदित्य L1 मिशन बच्चों अभी न्यूज में है, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ये मिशन लॉन्च करने वाला है, ओके। कहां लॉन्च करने वाला है आपको पता ही है, नाम से भी आप गेस कर सकते हो। आप इसको इसका आंसर बताना है। फोर्थ का क्या आंसर है, डैश करके आपका जवाब, राइट। तो आदित्य L1 मिशन का गाइस क्या आंसर है फोर्थ का? व्हाट इज द आंसर ऑफ द फोर्थ? फोर्थ का सी। यामी शर्मा ने एकदम सही बताया, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स, ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया का जो पहला सोलर मिशन है भारत का, ये पहली बार भारत जो है, ऑब्वियसली इसरो जो है हमारा, वो इस मिशन को भेज रहा है। कहां पे? सूरज पे तो नहीं भेज रहा, सूरज पे भेज देगा तो जल ही जाएगा जो स्पेस क्राफ्ट है, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन बच्चों ये सूरज की स्टडी करने के लिए, ओके, सन की स्टडी करने के लिए पहली बार भारत कोई प्रोब सैटेलाइट या भेजेगा, बनाएगा। आपके इस मिशन का नाम है आदित्य। आदित्य का आपको पता है हिंदी में अर्थ होता है सूरज, सूर्य, ओके, सन। L1 क्या है यहाँ पे वो आपको बताता हूं मैं। तो गाइस ये कई चीजों की स्टडी करेगा आपके सूरज से रिलेटेड, जैसे कि कोरोना सूरज का एक पार्ट होता है, ओके, उसे कोरोना कहते हैं। सोलर एमिशन, सूर्य से आने वाली तरंगे, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन। बच्चों जो कोरोना होता है सूरज का, उससे बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलती हैं ऐसे, है ना,
अब ये क्यों निकलती हैं, इससे अर्थ पे भी प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो इसकी भी ये स्टडी करेगा। तो दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो नासा बच्चों लॉन्च कर रहा है आपके, ये इसरो उसको बनाएगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहला, क्योंकि हमारा मिशन है। तो चंद्रयान 1 के बारे में को पता ही होगा, 2 के बारे में को पता ही होगा, जो फेल हो गया। चंद्रयान 3 भी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम, लेकिन आदित्य L1 पहला मिशन है बच्चों। L1, L2, L3, L4, L5 ये पॉइंट्स हैं। अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो क्लियरली, तो गाइस ये पॉइंट्स हैं। अब गाइस जब अपन सूरज की स्टडी करने के लिए कोई सैटेलाइट भेजते हैं, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो सैटेलाइट इनफ दूरी पे हो अर्थ से भी, कि कम्युनिकेशन जो है उसमें होता रहे उस सैटेलाइट में और अर्थ में, आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का स्टडी करेगा तो पहुंचानी भी तो पड़ेगी अर्थ पे, वो भी होता रहे। और इतनी भी पास ना चले जाए वो सैटेलाइट के, वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल से खिंच के उसी के चक्कर लगाने लग जाए और उसी में एक्सीडेंटली कोलाइड हो जाए। ओके, और बच्चों एक और पॉइंट हमें सेटिस्फाई करना होता है कि ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहां से ये जो पॉइंट होना चाहिए, जहां पे हम उस सैटेलाइट या उस प्रोब को छोड़ेंगे, वहां से वो कंटिन्यूअसली सूरज को देख भी सके। तो गाइस अर्थ और सूरज के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं ऐसे, जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 हम कहते हैं। समझ गए आप? L1 बच्चों सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है अर्थ के यहां पे, इसके जस्ट पीछे L2 पॉइंट होता है। ठीक है, अर्थ, सन और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर तीनों एक लाइन में आ जाएं तो वो पॉइंट होता है आपका L3 पॉइंट। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री का एंगल यहां से बनता है, ये 60 डिग्री का एंगल, ये होता है L4 और ये होता है 60 डिग्री का एंगल हम बनाए L5 और L4। समझ रहे हो आप? तो ये 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। यहां पे गाइज अपन कोई भी सैटेलाइट या कोई भी प्रोब छोड़ सकते हैं और वो प्रोब जो है आराम से सन को देख भी पाएगा, यहां से कम्युनिकेशन भी कर पाएगा अर्थ से, और सूरज में जाके ज्यादा पास भी नहीं होगा सूरज के, वो सूरज के अंदर ही एंट्री ले ले और जल जाए, या फिर सूरज का ही ज्यादा पास चले जाए। तो ये 5 पॉइंट है। तो हमारा L1 जो आदित्य L1 है, वो L1 पॉइंट पे हम उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसका नाम जो है वो आपके L1 रखा गया है, आदित्य L1। लैंग्रेंजा पॉइंट कहते हैं इनको। ओके, L1, L2, L3, L4, L5 को। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो जो पॉलिटी का क्वेश्चन है आपके लिए, ओके, इसका आप आंसर बताएं क्या है, 5th का क्या आंसर है? तो बच्चों कह रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होते हैं हर सर्कमस्टेंसेस में, कि स्टेट लिस्ट में वो सारे जो भी बातें लिखी हुई है, जो भी उन पर कानून बना सकता है। ठीक है गाइस, क्या आंसर है 5th का? ए इज द आंसर। रॉन्ग, ए इज नॉट द आंसर। ओके, तो क्या आंसर है 5th का? बी, बिल्कुल सही बोला है जमीला बानू ने। ओके, सो गाइस बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है करेक्ट आंसर है। सो गाइस स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट जो विधानसभा है उसके पास कह रहा है एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। शेड्यूल 7 बच्चों बात करता है 3 लिस्ट की, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में हैं उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए, ओके, करेंसी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, आपके एविएशन हो गया, ये सब सेंटर का डोमेन है। यहाँ पे स्टेट के पास कुछ अधिकार दिए गए हैं, लैंड हो गया, पुलिस है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। ओके, एग्रीकल्चर है। कॉन्करेंट में बच्चों दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब यहां पे सवाल यह था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होते हैं कि स्टेट लिस्ट में क्या सिर्फ वही कानून बना सकता है, जो ये शेड्यूल 7 में जो ये स्टेट लिस्ट है, इसमें क्या सिर्फ जो है आपका, क्या सिर्फ आपका जो स्टेट है वही कानून बना सकता है क्या? तो बच्चों गलत बात है ये। सेंटर भी कानून बना सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे। आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है
तो भी सेंटर कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है किसी भी स्टेट लिस्ट के लिए, लिस्ट में लिस्टेड किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, नेशनल इमरजेंसी बना सकती है, कोई फॉरेन ट्रीटी, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता अगर एग्जीक्यूट करना हो तो भी बना सकती है। तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ठीक है। राज्यसभा कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट कुड मेक लॉज ऑन द मैटर, बिल्कुल सही बात है बच्चों, राज्यसभा डिक्लेयर कर सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंडर आर्टिकल 249। ओके, राज्यसभा का पावर है कि वो एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जो है स्टेट उस पे लॉ बनाएगी। ओके, स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। बच्चों राइट्स आपने बहुत सुना होगा, ड्यूटीज आपने बहुत सुनी होगी। फंडामेंटल, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में आया हुआ ही क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज और रिलेशन क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज में और फंडामेंटल राइट्स के अंदर, क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का? व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 का गाइस क्या आंसर है, फटाफट बता दीजिए। तो बच्चों प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ओके, तो राइट्स एंड ड्यूटीज आपके जो है क्या है? ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज आपके जो है उनमें क्या संबंध है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर है? ए बता दिया है, बिल्कुल सही है, यामी ने बताया सही, विशाल ने भी सही बता दिया। तो बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों राइट्स और ड्यूटी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछ रही है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं आगाज की क्लासों में भी कि अब वो बच्चों जमाना नहीं रहा कि किसी पे सवाल आपके आ रहे हैं वही लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अब बहुत डायनेमिक हो गई यूपीएससी, अलग कुछ चाहिए उसको। तो ये एक फिलॉसफी और पॉलिटी को मिक्स करके उसने एक लीगल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज है ये। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, मतलब राइट्स जो हैं आपको मिले हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ड्यूटीज भी हैं जो अदा करनी है। ओके, अगर सरकार या संविधान या जो भी आपको अगर कुछ राइट्स दे रहा है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है कि वो भी आप एक मॉरल ड्यूटी मान लो उसको अभी, हालांकि जो ड्यूटीज को कोई अगर फंडामेंटल ड्यूटी का कोई पालन ना करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, मगर सरकार चाहे तो सजा बना भी सकती है। ठीक है, जैसे कई सब्जेक्ट्स में बच्चों सजा है भी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल जो धरोहर है हमारी, उसका रिस्पेक्ट करना। तो अगर नेशनल फ्लैग को कोई सही से ट्रीट नहीं करेगा तो उसका कानून है, आपको सजा भी हो सकती है, समझ रहे हो आप? नेशनल फ्लैग कोड है। तो ड्यूटीज कुछ वैसे ओवरऑल ये कहना सही नहीं होगा कि सारी की सारी ड्यूटी जो है वो जस्टिफिएबल है, यानी पे जिन पे पेनल्टी लग सकती है अगर आप उनको पालना ना करो तो, लेकिन कुछ ड्यूटीज को पालना करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका आंसर था कि कोरिलेटिव है कि कुछ राइट्स आपको मिल रहे हैं, अधिकार कर्तव्यों से संबंधित हैं। अधिकार अगर आपको कुछ दिए जा रहे हैं तो आपको कुछ कर्तव्य भी उनके बदले में करने होते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। ओके, इको एंड बिट बाइफ्रॉस्ट। ओके, इको एंड बाइफ्रॉस्ट क्या है बच्चों? क्यों करंट अफेयर्स में ये रहा? इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। वाई? आप करिए, मैं पानी लेके आ रहा हूं। ओके, तो बच्चों 7th का क्या आंसर है? फटाफट बता ही दिया होगा किसी ना किसी ने तो। बिल्कुल सही है, लेकिन सी बिल्कुल सही बताया है फरहान ने और आपके यामी ने। तो बच्चों ये एक अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं, ये अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं आपके,
ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, दीज आर द अंडर सी इंटरनेट केबल्स। ओके, सी इज द अंडर सी इंटरनेट केबल्स। ओके, फेसबुक और गूगल बच्चों ये जो इको और बिटफ्रॉस्ट है इन केबल्स को ले कर रहा है, ठीक है, इन केबल्स को ले कर रहा है। बेसिकली अमेरिका जो है आपका, जहां पे पूरा केंद्र है गूगल और इनका फेसबुक का, इसको बच्चों ईस्ट एशिया से, सिंगापुर जो है मेन एक सिटी है साउथ ईस्ट एशिया का, ये पैसिफिक ओशन से बच्चों केबल गुजरेगी, इंटरनेट की केबल्स हैं ये। ओके, तो इस तरह की होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है और समुद्र के अंदर इसको ले किया जाता है। तो बच्चों इको और बिटफ्रॉस्ट आपके केबल है जो कि आपके फेसबुक और गूगल आपके बिछा रहे हैं। सो गाइस, अभी जब पैंडेमिक आया था, कोरोना पैंडेमिक, तो उस टाइम इनको लगा कि यार इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा वेपन है, बहुत ही बड़ा वेपन तो क्या टूल है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसको और रोबस्ट कनेक्टिविटी देने के लिए इंटरनेट को नॉर्थ अमेरिका को जोड़ा जा रहा है एशिया से, एशिया पैसिफिक जिसको हम कहते हैं रीजन को। समझ गए आप? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट योर with reference to the Constitution of India, the directive principles constitute limitation upon। जो डीपीएसपी जो नीति निर्देश दिए गए हैं, डीपीएसपी किसको रोकते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस को करने से रोकते हैं या एग्जीक्यूटिव को रोकते हैं? कार्य या विधायिका को रोकते हैं या कार्यका प्रणाली को रोकते हैं? समझ गए आप? किसको रोकते हैं? 8th का क्या आंसर है? एट्थ का आंसर सी गलत है। ओके, तो बच्चों कौन बताएगा 8th का आंसर? तो 8th का आंसर गाइस करेक्ट है ए। विशाल ने भी गलत जवाब दिया है, तो सब गलत दे रहे हो, तो मैं ही बच्चों देता हूं डी। डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी कोई सरकार बाध्य नहीं है नीति निर्देशों को अमल में लाने के लिए। ओके, जस्टिफिएबल नहीं है ये पार्ट। तो ये एग्जीक्यूटिव पे भी फंक्शन को नहीं रोकेगा और लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी नहीं रोकेगा, लिमिटेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट जरूर रोक सकता है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को कुछ काम करने से, क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल राइट किसी के लेने वाला काम कर दिया तो आदमी सीधा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर डीपीएसपी के बारे में सरकार कुछ भी नहीं करे तो कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई लिमिटेशन नहीं पोस्ट करते। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी में सारी बातें जो हैं वो सरकार उसको फॉलो करे। आप केस नहीं कर सकते हो सरकार पे कि सरकार डीपीएसपी पे भाई ये लिखा हुआ है इसमें काम नहीं कर रही, इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जैसे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए एक। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों ये होता है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, ओके, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब एक ही कोड को फॉलो करें, यानी एक ही नियम हो मैरिज डाइवोर्स के। उसके बाद जो हेरिडिटी होती है, जो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज, ओके, सब पे एक ही रूल लगे। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों भारत के सिर्फ आज एक ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसे हम कहते हैं गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वहां हिंदू है उसके लिए भी वही कानून कायदे हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात करता है। मगर नहीं है, भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग हैं, कोड हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग है। ओके, तो इसके लिए हम बोल नहीं सकते सरकार को कि सरकार इसको लगाए। समझ रहे हो आप? सो एग्जीक्यूटिव पे बाध्य नहीं है और लेजिस्लेचर पे भी कोई बाध्यता नहीं क्रिएट करता डीपीएसपी। समझ गए? सो नेक्स्ट अपन चलते हैं उस पे सवाल पे, दैट इज द 356 आर्टिकल जो है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल पे ये सवाल है, तो गाइस फटाफट आंसर बताइए 9th का क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9? वो जो फटाफट जितनी देर जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी जो है क्लास आगे बढ़ेगी।
यार ब्राइटनेस कम करने से कुछ नहीं होगा, अभी बोर्ड आएगा नया, चिंता मत करो बच्चों। 8 लाख का खर्चा कर रही है ना अकेडमी, तो अभी नया बोर्ड लगेगा, पूरा स्टूडियो नया दोबारा बनेगा, तो बीच में हो सकता है क्लासेस थोड़ी अपनी छुट्टी भी रहे। ओके, तो पूरा फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब सामान आना चालू हो जाएगा, तो ये ब्राइटनेस की बीमारी जो है खत्म हो जाएगी परमानेंटली। तब तक के लिए थोड़ा कॉपरेट कर रहे हो, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा क्लास देखने का। ओके, सो 9th का गाइस क्या आंसर है? बी आंसर है। यामीन एकदम सही बोला है, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि 356 अगर आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लग जाए, 356 आर्टिकल के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लग जाए तो क्या होगा सर, क्या होगा? तो बच्चों डिसॉल्व हो जाएगी क्या वहां की असेंबली, यानी कि वहां की विधानसभा क्या डिसॉल्व हो जाएगी? ओके, क्या भंग हो जाएगी? नहीं, सस्पेंड भी हो सकती है। ओके, रह भी सकती है, हो सकता है प्रेसिडेंट रूल हटे तो दोबारा वही एमएलए जो हैं वापस विधानसभा में आ जाएं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड। ओके, ये भी नहीं है बच्चों आपके। ओके, 19 सस्पेंड नहीं होता कभी भी। ओके, प्रेसिडेंट रूल में तो कोई आर्टिकल बल्कि सस्पेंड नहीं होता। ओके, प्रेसिडेंट कैन मेक्स लॉ रिलेट टू दैट, रिलेटिंग टू दैट ओके स्टेट। ये गाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाता, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अगर बनाना भी है तो। ये स्टेटमेंट सही है 9th के अंदर जो आंसर है आपका। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, यानी विधानसभा का जो पावर है कानून बनाने का स्टेट के लिए, स्टेट सब्जेक्ट में, वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल के नाम से इसको कहा जाता है। इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बच्चों काफी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है कई बार। ओके, इसका मिसयूज भी होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है आपके गवर्नेंस में। ओके, सो बच्चों इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि कब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। ये भी लिखा हुआ है कि भाई अगर राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला रही है सरकार को तो लगा सकते हो, तो बहुत ही एम्बिगुअस है, हो गए लूप होल्स हैं, तो इसको मिसयूज भी किया जा गया है कई बार आपके पॉलिटिकल गेन्स के लिए, कि सेंटर ने किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां की सरकार को हटा के अपने राज कर रही है वहां पे, समझ रहे हो? तो उसका मिसयूज भी होता है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपके। तो आपके फेवरेट सर आशीर्वाद सर पढ़ाते हैं आपको इकोनॉमी, तो आप बता दो, आशीर्वाद सर का नाम ऊंचा कर दो, आप बता दो कौन सा जो है क्या सवाल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सवाल आपको दिख सकता है, तो कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी चाहिए नहीं किसी को। बच्चों ऐसे बताना है सवाल 10 में डैश करके क्या है, वरना मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा आंसर दे रहे हो आप। तो यामी ने दे दिया है सही। ओके, द कंसेप्ट विच ट्राइज टू असर्टेन द एक्चुअल डेफिसिट। ओके बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों, रेवेन्यू जो सरकार का शॉर्ट टर्म में सरकार के पास पैसा आता है और जाता है, उसे हम कहते हैं सरकार का रेवेन्यू। ठीक है, 1 साल तक सीमित रखते हैं, मैं इसको, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, कैपिटल में आ जाता है, वरना वो रेवेन्यू में आता है। तो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि सरकार के पास कुछ पैसा आया 1 साल में, उसमें से ओके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कुछ खर्चा भी सरकार को करना पड़ता है। ओके, तो बच्चों रेवेन्यू हमारे पास आया, आप मान लीजिए 100 रुपीज का, और खर्चा हमारे पास हो गया 110 का, रेवेन्यू उसमें, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। कितना हो गया? 10 रुपया, यानी कि 10%। ठीक है, अब बच्चों इस एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है, ओके 10 रुपए का, ओके इस 10 रुपए के जो खर्चा है आपका, ये 10 रुपए का जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है 10% जो है, इसमें बच्चों सरकार कहती है कि भाई हमने ये पैसा एसेट खरीदा है हमने इससे कुछ। ओके, तो इसको घाटा ना माना जाए, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, 10 रुपए में हमने कोई बड़ा पोर्ट बना दिया जो 100 साल तक सरकार को इनकम कमा के देगा, अब तो उसको खर्चा ना बना दिए, उसको खर्चे में या डेफिसिट में आप मत जोड़ो, घाटे में मत जोड़ो। कैपिटल हमने एसेट कोई जनरेट करी है, ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया है, कोई कैपिटल उससे जनरेट करिए, ओके, कोई एसेट जनरेट करिए, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट में आप मत जोड़ो, तो उसमें को हटा दो, और उसको हटाने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, समझ गए? कैपिटल क्रिएशन में खर्चे को हटा दो तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में आता है ERD, ओके, ERD मिलता है आपको, राइट? इफेक्टिव रेवेन्यू। बच्चों कई तरह के डेफिसिट होते हैं, इफेक्टिव डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। कल मैंने आपको इकोनॉमी के जो टर्म्स लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की क्लास ली थी मैंने इकोनॉमी, कल मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था काफी कुछ, तो ये सब आप पढ़े, ओके, सारे आप पढ़ें, कुछ भी जो है पूछा जा सकता है आपके लिए। चलते हैं हम, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल गाइस आपके अभी चर्चा में रहा, जहाज अटक गया था, वहां पे बंद हो गया था सुएज कैनाल, तो सुएज कैनाल पे सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या है? 21, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21 क्या, 11। तो बच्चों रात को क्या है, सोया नहीं हूं सही से, तो आज थोड़ी समस्या हो रही है, क्लास में इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। एनीवेज, बट वी विल कैरी ऑन। तो गाइस 11th का क्या आंसर है? ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ 11th? बच्चों अभी इंपॉर्टेंट है, सुएज कैनाल पे सवाल बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ हो गया था, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आ सकता है, और अब यहाँ पे सुर्खियों में रात आई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th का क्या आंसर है, कौन बताएगा? सी गलत है बताया यामी शर्मा ने, ओके, सी इज रॉन्ग, ओके, ठीक है। तो 11th का जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो दैट इज योर, सब गलत बता रहे हो आप लोग, ए है करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर गाइज, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर गाइज। अभी आपको पता है सुएज कैनाल में एक जहाज अटक गया था एवरग्रीन नाम का, ठीक है, तो बच्चों ये आपके सुएज कैनाल है, इसमें क्या है, जहाज अटक गया था, तो काफी दिनों तक अटका रहा, तो हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया सुएज कैनाल इससे। एवरग्रीन नाम का जहाज था ये, ओके। सुएज कैनाल को बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज रोल प्ले करती है, ईस्ट और वेस्ट को बच्चों जोड़ती है ये आपका ईस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है। अब बच्चों दो ऑप्शन है आपके पास, वेस्ट से कोई जहाज को अगर ईस्ट में जाना है, या यूरोप से भी अगर किसी कोई जहाज को कोई इधर आना है, इंडिया आपके यहाँ ऑयल तेल लेना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान से, भारत से मसाले ले लेने हैं, तो उसके पास दो ऑप्शन है। अब या तो वो पूरी परिक्रमा करके आए अफ्रीका की 15,000 माइल्स को घूम के और पूरा चक्कर लगा के फिर यहां पहुंचे, फिर आगे जाए, या फिर वो शॉर्टकट से आ जाए। तो बच्चों आप कैप्टन होते शिप के, तो आप क्या करते? ऑब्वियसली आप भी यहीं से आते, मेडिटेरियन सी से या अटलांटिक ओशन से सीधा मेडिटेरियन सी गए, और मेडिटेरियन सी से खट 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 रेड सी होते हुए, गल्फ ऑफ ईडन होते हुए सीधा अरेबियन सी में आप आ गए, राइट? अब गाइस बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है ये, ओके। अब गाइस जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें गाइस पैसे की बात नहीं होती कि इससे फ्यूल तो बचेगा, ऑब्वियसली बहुत सारा फ्यूल बचेगा, कंपनी का जहाज का बहुत फ्यूल बच जाएगा, कि सीधा वो जा सकता है बाईपास से, शॉर्टकट से। लेकिन वो जो इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी वैल्यू नहीं होती है, समय की वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू होती है। आप भी अमेजन से कुछ ऑर्डर करते हो तो आप भी देखते हो, अच्छा 4 दिन में आएगा, अच्छा नहीं इससे नहीं मंगाना, अच्छा यार यही सामान है 1 दिन में दे रहा है, इससे मंगाओ। बच्चों टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ओके। तो ये इजिप्ट को बात अच्छे से पता है, इसलिए बच्चों इजिप्ट हजारों लाखों करोड़ों रुपए का भी टोल टैक्स वसूलता है अगर कोई भी जहाज सुएज कैनाल से निकलता है, क्योंकि सुएज कैनाल जो है इजिप्ट के कब्जे में है। इसको कहते हैं नेशनलाइजेशन, नेशनलाइज्ड है वो, यानी सरकार का हो जाना। किसी भी चीज का नेशनलाइजेशन होना यानी कि सरकार उस पर अपना कंट्रोल ले ले। तो जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था 1969 के अंदर। तो बच्चों सुएज कैनाल जो बनी तो बहुत पहले थी, ओके, 1869 में ही बन गई थी। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश, फ्रांस, इन्होंने खुद ने ही अपना पैसा मेहनत लगा के इसको बना तो दिया, लेकिन काफी समय तक ये उनके ही कब्जे में रही, ठीक है। लेकिन बच्चों सुएज कैनाल को
आपके नेशनलाइज कर दिया गया, ओके, 1956 के अंदर, यानी कि इजिप्ट की सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया, ओके, 1956 के अंदर। लेकिन बच्चों यहां पे लिखा हुआ है ओपन कब हुई थी, ये चालू कब हुई थी, तो चालू ये हो गई थी 1869 के अंदर, ओके, 1869 में चालू हो गई थी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आर्टिफिशियल बच्चों सी लेवल को लिंक करती है ये, मेडिटेरियन सी जो है आपका इस तरफ आप देख सकते हो, मेडिटेरियन सी है, ये स्वेज कैनाल है, गल्फ ऑफ स्वेज है ये, ठीक है, नीचे गल्फ ऑफ ईडन है, फिर यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, तो मेडिटेरियन सी को लिंक करती है इंडियन ओशन से। समझ गए आप? अभी जहाज फंस गया था तो न्यूज में थी, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको बारे में। ग्लिट एज्ड मार्केट, मैंने रात को भी आपको थोड़ा समझाया था ग्लिट एज्ड मार्केट क्या होता है। ग्लिट एज्ड मार्केट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लिट एज्ड मार्केट? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है? ट्वेल्व का सी है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। तो गाइस कुछ चीजें क्या होती है, ऐसी होती है बच्चों जिनको आप आधी रात को भी बेच सकते हो, और आधी रात को भी अच्छी कीमत मिल जाएगी आप अगर बेचना चाहते हो तो, ठीक है। सोना भी इसी में आता है, ऑब्वियसली सोना गोल्ड भी होता है। उसी तरह से बच्चों कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनको भी आप आधी रात को बेच सकते हो, हर आदमी उनको खरीदने को तैयार हो जाएगा, जिसमें आती है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट जो उधार लेती है पैसा, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, आपको बॉन्ड दे देगी, सिक्योरिटीज दे देगी, उनको कुछ भी कह लो आप, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है उनको। सबसे सेफ होती है ये, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि सरकार कोई विजय माल्या या चौस्की या वो तो है नहीं कि पैसा लेके भाग जाएगी। आपको पैसा आपको मिलेगा, मूल भी मिलेगा और उसपे ब्याज भी मिलेगा, प्रिंसिपल भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। समझ रहे हो? इन्हें हम कहते हैं ग्लिट एज्ड सिक्योरिटीज। और बच्चों इनकी ये होता है मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज, ठीक है। हालांकि गोल्ड भी सेफ इन्वेस्टमेंट है, खरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बच्चों ग्लिट एज्ड वर्ड जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? सी इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो गवर्नमेंट की, तो बच्चों कॉर्पोरेट भी लेता है सिक्योरिटी। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी को भी आप पैसा दे सकते हो, अडानी वगैरह को भी, वो आती है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में। लेकिन बच्चों वहां कोई पक्का भरोसा नहीं है आपका। मान लो कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी आपको अच्छा इंटरेस्ट देगी, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको ब्याज जो है अच्छा मिलेगा, लेकिन रिस्क है कि पैसा ही डूब जाए, क्या पता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो कि ग्लिट एज सिक्योरिटीज होती है, वहां पे आपको ब्याज जो है वो कम मिलेगा, ओके, और पर सेफ रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट। समझ गए आप? तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, यहाँ रिस्क कम है तो प्रॉफिट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो भी कम है। समझ गए? ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आपके फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर इनमें से कौन सा है एशिया का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, पहला एशिया का रिसर्च रिएक्टर? ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है ये। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है इनमें से? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर इज द पहला एशिया में? ठीक है बच्चों, 13 का जो आंसर है दैट इज द बी। बिल्कुल सही बोल दिया है जमीला ने, फरहान ने, रेशू ने। ओके, सो बी करेक्ट आंसर है बच्चों। अप्सरा रिएक्टर है ये आपका बॉम्बे के, मुंबई के अंदर पहला बच्चों, एशिया में पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर था ये। ठीक है, पहला न्यूक्लियर
के लिए रिसर्च के लिए बना हुआ रिएक्टर था, एशिया का अप्सरा रिएक्टर। ओके, तो अप्सरा यू ऑपरेशनल आपके ट्रॉम्बे के अंदर है ये। ओके, बैकबोन था बच्चों हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ओके, डॉक्टर होमी भाभा जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जिनको कहते हैं, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका एशिया का, रिसर्च के लिए बना था जो अप्सरा। तो बच्चों एटॉमिक बम हमने बनाया बाद में, काफी बाद में 1967 के बाद में बनाया, जिसकी वजह से हम P5 के आज मेंबर नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। सो बच्चों हम बहुत पहले बना सकते थे यार, हम चाहते अगर तो बहुत पहले बना सकते थे न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन नेहरू जी थे जो थोड़े पैसिफिस्ट किस्म के आदमी थे, वो शांतिप्रिय आदमी थे, गांधी जी के साथ रहते, गांधी जी के चेले थे, तो ऑब्वियसली नॉन वायलेंस पे यकीन करते थे। तो बच्चों हम बहुत पहले बना सकते थे। वो तो बाद में जब नेहरू जी की डेथ हो गई, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया 62 के अंदर, पाकिस्तान से हमारी लड़ाइयां हो गई, तब हमें लगा न्यूक्लियर वेपन हमें बनाना चाहिए, और हमने न्यूक्लियर वेपन थोड़ा देरी कर दी बनाने में। अगर पहले हम बना लेते तो चाइना से भी पहले हम बना लेते, और हम जो है आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर होते। P5 जो है परमानेंट 5 में आज हम होते, चाइना नहीं होता, या हो सकता है वो भी होता और इंडिया भी होता। तो न्यूक्लियर वेपन NPT NSG जो आज मुद्दे चल रहे हैं, भारत इन पे मेंबर नहीं बन पा रहा इनका, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, तो ये सारी समस्या नहीं होती। तो नेहरू जी ने इच्छा नहीं थी उनकी, वो चाहते नहीं थे इसको बनाना, वरना हम बहुत पहले बना सकते थे। जब हम पहला रिसर्च रिएक्टर बना सकते हैं दुनिया एशिया का, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते थे फिर। समझ गए आप? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। बच्चों इन्फ्लेशन से क्या समझते हो आप? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या प्रभाव, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के खास पसंदीदा क्वेश्चन है। इसे हम कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स आपने समझी है तो कैसे आप उसको यूज करके जो है इस तरह के सवालों को सही करोगे। इस तरह के बच्चों सवाल आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14? अप्सरा 2 ट्रॉम्बे में है, बॉम्बे के पास में, ठीक है। बाकी अप्सरा जो आप समझ रहे हो तो वो तो आपको ऊपर ही मिलेगी स्वर्ग में, वो यहां नहीं मिलेगी। ठीक है, इस 14th का क्या आंसर है? डी, करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यामी ने सही जवाब दिया है। जो इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में होगा, महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, तो बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी जो है कहीं ना कहीं कम होगी देश में, क्योंकि पैसे की पावर जो है कम हो गई। महंगाई मतलब पैसे का पावर जो है कम हो गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी रुक जाएगी। तो बात सही है, ठीक है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक्सपोर्ट्स आपके रिड्यूस होंगे, क्योंकि अब आपके देश में वही टमाटर जो है 10 रुपए का था, वही अब 15 रुपए का हो गया, तो कोई भी आपके देश से टमाटर नहीं लेगा। ओके, दाल है 100 रुपए की थी, 120 रुपए की हो गई अब, तो कोई भी आपके देश से नहीं लेगा, चाइना से ले लेंगे, दूसरे देशों से ले लेंगे। तो एक्सपोर्ट्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी, और एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिलेगी तो सीधा सीधा इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो आप इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। बच्चों सेविंग करना इन्फ्लेशन के टाइम पे एक बहुत ही स्टुपिडिटी होती है कि आप पैसे को जमा कर रहे हो, और ऐसे पैसे को जिसका मूल्य कम होता जा रहा है समय के साथ साथ। आपको आपके अलमारी में पड़े हैं 10 लाख रुपए, आपको लगा 10 लाख पड़े हैं बच्चों, लेकिन 10 लाख की वैल्यू जो है धीरे धीरे 9.5, 9, 8.5, 8 लाख, इन्फ्लेशन उसका वैल्यू कम कर देगा, तो बेवकूफी मानी जाएगी। तो बच्चों सेविंग्स इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि सेविंग्स करना इस टाइम पे सही नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे सही होता है, ठीक है। सेविंग करोगे तो आपका पैसा है जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, उसकी वैल्यू जो है परचेजिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट, डिक्रीज होगा सेविंग के अंदर, सेविंग्स डिक्रीज होगी आपके। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अबाउट द सो इन्फ्लेशन के बच्चों सारे ही ये वो है रीजंस है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैंने आपको पढ़ाया भी था ये बहुत पहले जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस में। अर्थ के इंटीरियर के बच्चों के बारे में गाइस डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है? 15th का क्या आंसर है? डायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं जिनके बारे में अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है? ओके, सो 15th का क्या आंसर है गाइस?
तो 15 का बी बिल्कुल सही बताया लेजी बॉय ने, यामी ने। ओके, तो जो बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस डायरेक्ट सोर्सेज मतलब जो हमें डायरेक्टली अर्थ के अंदर तो हम जा नहीं सकते अब ज्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों से उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, अगर आप अर्थ के अंदर गड्ढा खोदो और देखते जाओ क्या क्या आ रहा है, कोर कहाँ है, मेंटल कहाँ है, एस्टेनोस्फेयर कहाँ है, लिथोस्फेयर कहाँ है, क्रस्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है, मगर वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पॉसिबल है। तो बच्चों साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, वो 3-4 किलोमीटर गहरी है अंदर में, तो उसमें भी साइंटिस्ट उसमें माइनिंग सोना भी निकाल रहे हैं वहां से लोग, और साइंटिस्ट भी स्टडी भी कर रहे हैं कि अर्थ में 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर में क्या बदलाव आ रहा है तापमान में, टेम्परेचर में, रॉक्स में, समझ रहे हो। तो एक डायरेक्टली हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं यहां से, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, अर्थ के अंदर से आ रहे हैं वो, तो सारा अंदर का सामान लेके आ रहे हैं, तो डायरेक्ट सोर्स है। तो वोल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा होता है अंदर, जब वो अर्थ के रहता है तब तक वो मैग्मा कहलाता है, बाहर आते ही वो लावा कहलाता है। तो लावा की स्टडी करके, उसको समझ के, उस पर रिसर्च करके, लैब में उसको ले जाके भी हम एक तरह से अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। ओके, मीटियोर्स जो होते हैं बच्चों वो भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी दे देते हैं, लेकिन ये आपके इनडायरेक्ट सोर्स में आता है, इनडायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, इससे हम इनडायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थ और ये सब जो है एक ही समय बने थे। तो मीटियोर्स बच्चों जब टकराते हैं अर्थ से आके, तो हमें पता चलता है कि मीटियोर्स के जो सेंटर हैं, कोर है जो उनका, वो हैवी मेटल से बना हुआ है, यानी कि निकल और फेरस, निफे, वो आपके उससे बने हुए हैं मीटियोर्स के जो कोर हैं, समझ रहे हो आप, अंदरूनी पार्ट है। इसी से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि अर्थ का भी सेंटर है, वहां पे भी हैवी मेटल्स है। आपने पता भी होगा कि कोर जो है अर्थ का वो निफे भी कहलाता है, निकल और फेरस। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स है, ओके, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही है, समझ गए आप। सो माइनिंग में बच्चों आप देख सकते हो कि आपके अंदर सुरंगें, ये तो खैर सुपरफिशियल माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है तो, लेकिन ओके, अंडरग्राउंड माइनिंग में हम काफी अंदर तक जा सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहता है वो। ओके, वोल्केनिक इरप्शन आप देख सकते हो, सीधा जो है आपको जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है नीचे से, राइट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में गाइस ये सवाल है, पीएम कुसुम। ओके, पीएम कुसुम के बारे में सवाल है, पीएम कुसुम योजना आपके किससे संबंधित है, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर है। गुड आफ्टरनून तनुश्री। तो सी गलत जवाब है। ओके, 16 में लेजी बॉय, यहां भी गलत जवाब है सी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस, कुसुम योजना किससे संबंधित है। सो गाइस कुसुम सोमना आपके कुसुम योजना बच्चों किसानों से संबंधित है, सोलर एनर्जी से संबंधित है। आपके डी जो है करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब बच्चों सरकार ने बोल तो दिया कि फार्मर की इनकम को डबल करना है 2022 तक, 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ऐसा सरकार ने बोल तो दिया, मगर करेंगे कैसे। तो बच्चों उसके लिए योजना लाई कुसुम योजना। अब कुसुम योजना में सरकार ने क्या बोला कि अपने किसानों को बोला कि आप एक काम करो, जो तुम्हारे डीजल, जो तुम डीजल से जनरेट करते हो पानी के पंप जो तुम्हारे डीजल से चलते हैं, ठीक है, उन पंपों को तुम इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी दो, यानी कि सोलर, छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगा दो यहाँ पे, और अपने जो सिंचाई करते हो, इरिगेशन करते हो, उसमें जो है डीजल की जगह इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज करो और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो सोलर एनर्जी से। ओके, ऐसे तुम्हारे पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी सरकार पे, कि सरकार पे तुम डिपेंडेंट हो आपकी सोलर एनर्जी के लिए, और साथ के साथ जो है अगर तुम बिजली बना रहे हो और उस बिजली का यूज नहीं कर रहे हो, तो उसी बिजली को तुम बेच भी सकते हो डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम कंपनी होती है जो बिजली को बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो एक तीर और बच्चों दो शिकार, किसान को अब सरकार पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरकार से
बिजली ले या उससे अपना पंप चलाए या डीजल पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो खुद ही अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकता है सोलर पावर प्लांट से। और अगर एनर्जी सरप्लस है या एनर्जी को यूज नहीं ले रहा तो उसको बेच भी सकता है, तो इनकम भी जनरेट हो रही है, सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा मिल रहा है और डीजल पोल्यूशन भी कम हो रहा है। ओके, तो ये है बच्चों कुसुम योजना आपके, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। वुमेन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वुमेन से। कुसुम अब नाम ऐसा लग रहा है कि लड़की का नाम है, तो इसलिए ऐसे ट्रैप्स होते हैं बच्चों, ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे। तो बच्चों इंस्टॉल सोलर पंप्स मिलेंगे इसमें, ग्रिड कनेक्टेड होंगे वो, ताकि जो है आगे भी बेच सके। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसमें मंत्रालय रहेगा मुख्य। ओके, सो दिस इज द थिंग। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन द मैपिंग पे है, 17 का क्या आंसर है बताना है आपको। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, रशिया और यूएसए के बीच में है क्या? कुक स्ट्रेट कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशन और तस्मान सी के बीच में है या नहीं? जो 17 का आंसर है सी, बिल्कुल सही बता दिया है तेजी ने, और सागर भी आ गए हैं, सागर ने पर गलत बता दिया है। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बेरिंग स्ट्रेट गाइज आप देख सकते हो, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, अलास्का है ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है आपका अलास्का है, ये आपका जो है इधर रशिया है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों काफी कम दूरी है। वैसे यूएसए आपको लगता है कि यार बहुत दूर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो है रशिया, लेकिन बच्चों अगर आप उस तरफ से देखोगे, पैसिफिक का मैप देखोगे तो बहुत पास है, 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है ये दो देश। तो बच्चों बेरिंग स्ट्रेट वो होता है जो दो किसी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, कोई छोटी वाटर बॉडी। तो बेरिंग स्ट्रेट है अलास्का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में, तो बात सही है। कुक आइलैंड बच्चों बिल्कुल सही है, कुक जो स्ट्रेट है वो न्यूजीलैंड बच्चों 3 आइलैंड से बना है। बेसिकली जो न्यूजीलैंड है वो 3 आइलैंड से बना है, नॉर्दर्न आइलैंड, ओके, सेंट्रल सदर्न आइलैंड और आपका स्टीवर्ट आइलैंड। ये 3 आइलैंड जो हैं ये न्यूजीलैंड बनाते हैं मिलके, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका नॉर्थ आइलैंड है, यहीं पे ऑकलैंड है, वेलिंगटन जो कैपिटल है यहाँ की वो है। तो बच्चों नॉर्थ और सदर्न आइलैंड है जो न्यूयॉर्क का। बच्चों क्राइस्ट चर्च इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा आप ये, क्योंकि यहाँ पे न्यूज में रहा था ये, तो इसको याद रखें। क्राइस्ट चर्च जो है न्यूजीलैंड में आपके। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को गाइस अलग करता है कुक स्ट्रेट, साथ के साथ कुक स्ट्रेट जो है तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन को भी जोड़ता है, समझ गए? कुक आइलैंड इनको जोड़ता है, तस्मान सी को, और साउथ पैसिफिक ओशन को भी जोड़ता है, समझ गए? ओके, इनमें से बच्चों कौन सी नदी है जो भारत की टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं होती है? 18वां क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन सी नदी है जो भारत में नहीं ओरिजिनेट होती है बल्कि बाहर से आती है, भारत के अंदर दूसरे देश से आती है? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18? तो ये आज नहीं होगी 1 PM वाली क्लास, आगाज मंडे टू फ्राइडे ही होता है बस। तो 18 का आंसर बच्चों ए बिल्कुल सही दे दिया यामी ने, रिशु ने। ओके, तो बच्चों आपके सतलुज और ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भारत में नहीं बल्कि तिब्बत के इलाके में, ओके, आपके आती है। चेनाब और रावी वो जो भारत में ही पैदा होती है। चेनाब आपके लाहौल स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहां होती है, ठीक है। रावी जो रिवर है कंगरा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा सतलुज पीछे की साइड से आती है हिमालयास के, जहां आप मैप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, आपके कैलाश रेंज के पास में है ये, यहां से पीछे से आती है ब्रह्मपुत्रा। इसे यारलुंग सांगपो या तसांगपो नदी भी कहते हैं तिब्बत के अंदर, ठीक है। तो भारत के पीछे से बॉर्डर को हिमालय का सीना चीरते हुए यू टर्न लेती है ये, ओके, और फिर भारत में एंटर करती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये, समझ गए?
आपके बच्चों सतलुज नदी है वो राक्षस ताल, यहाँ पे राक्षस ताल है, एक लेक है सतलुज नदी तिब्बत से, ओके, शिपकिला पास है यहाँ पे, फिर शिपकिला पास से ये भारत के अंदर एंट्री लेती है और फिर भारत के अंदर आती है ये, इट्स ओरिजिनेट्स इनटू द फ्रॉम द राक्षस ताल इन द तिब्बत, ठीक है। बाकी आपके ये जो चेनाब है ये आपके चंद्रा नदी और भागा नदी से मिलके बनती है बच्चों। चेनाब जो नदी है वो चंद्रा नदी और भागा नदी से मिलके बनती है, चंद्रा और भागा नदी से मिलके बनती है चेनाब रिवर, ओके, ठीक है। लाहौल स्पीति में आपके है ये डिस्ट्रिक्ट, ओके, लाहौल स्पीति में ये ओरिजिनेट होती है। उसी तरह से बच्चों आपके रावी रिवर जो है वो कंगरा डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश के, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोस्ट लाइन बच्चों आपको बतानी है, सिंपल क्वेश्चन है, कोस्ट लाइन को अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसकी कोस्ट लाइन है, एक्स है, और धीरे धीरे इंक्रीजिंग होते हुए किसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। 19th का क्या आंसर है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए मुझे इस फॉर्मेट में। तनु और रोहित अगर इसी का आंसर बता रहे हैं तो बच्चों तनु और रोहित ने सही आंसर बता दिया है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे भी देख सकते हो आखिर में 2-2 है और 3-3 है, यानी कि कंपटीशन जो है आंध्रा में और गुजरात में ही है, तो बच्चों ए करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, आपको पता है गुजरात का शेप भी अजीब सा है, ऐसे कटा फटा अंदर फिर दोबारा फिर यूं नीचे से, फिर ये सारा इलाका जो है गुजरात का है। तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, ओके, 3rd नंबर पे, उसके बाद आपके तमिलनाडु है और महाराष्ट्र की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, आप ये देख लीजिए। तो ये जो ग्रीन कलर में बच्चों जो स्टेट्स हैं आपके, वो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं भारत के, राइट। सो आंध्र प्रदेश भी काफी बड़ा कोस्ट दिख रहा है आंध्र प्रदेश का, लंबा है बच्चों ये, इसलिए अपने को बड़ा दिख रहा है ये, समझ लो, लंबा है पूरा एक साथ खिंचा हुआ है। गुजरात का क्या है, गुथा हुआ है पूरा, ऐसे ही जिगजैग है, लेकिन हम भी अगर इसको खींच के पूरा लंबा कर दें तो ये आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा हो जाएगा, ओके। सो लगभग बच्चों 1200 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है सबसे ज्यादा गुजरात का, लगभग 970 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश का, 3rd पे है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र। तो आप यहां पे देख सकते हो ये बात, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द, ओके, अगेन गाइस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपके ये। मैंने अभी आपको मैपिंग कराई है तेलंगाना बच्चों, वो क्लास भी देख लेना आप, आपने तेलंगाना की मैपिंग करी हमें अभी आज सुबह सुबह, उसमें मैंने आपको बताया था गोलकोंडा माइंस के बारे में। डायमंड जी मैंने आपको बताया था गोलकोंडा माइंस में कौन कौन से खतरनाक डायमंड्स मिले हैं, कोई नूर, दरियाए नूर, होप डायमंड, ओके, रीजेंट जो कि दुनिया का सबसे प्योरेस्ट डायमंड है, सब बच्चों गोलकोंडा माइन से निकले हैं, पर ने सुबह चर्चा करी है। सो उस क्लास को भी आप देख सकते हो जाके। व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 में बी बिल्कुल सही दे दिया है यामी शर्मा ने, ओके। तो बच्चों तेलंगाना में माना मैंने गोलकोंडा है बच्चों, गोलकोंडा के डायमंड्स इतने फेमस है कि पूरी कास्ट बन गई है इसके नाम पे, गोलकोंडा डायमंड्स, ओके। गोलकोंडा की खानों से जो डायमंड्स निकले हैं, अब बच्चों इतने नहीं मिलते हैं डायमंड पहले, लेकिन दुनिया के बेहतरीन डायमंड कोहिनूर, दरियाए नूर और कई प्रकार के डायमंड यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन बच्चों ये इकलौती माइन नहीं है भारत में, पन्ना माइंस भी है, पन्ना माइंस जो आपके मध्य प्रदेश में है, हीरा पन्ना, वहां पे भी डायमंड्स मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओके। सो पन्ना में भी मिलेंगे आपको, ठीक है, पन्ना में भी आपको मिलेंगे डायमंड्स, ठीक है। खेतरी बच्चों बिल्कुल सही है, राजस्थान का इलाका है खेतरी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यहाँ पे आपका जो ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस भी है, यहाँ पे कॉपर मिलता है। लेकिन बच्चों अभी यहाँ पे कॉपर जो है खत्म सा हो गया है, एग्जॉस्ट हो गई है माइन से, अब यहाँ पे ज्यादा मिला नहीं है। और कॉपर जो है एक बहुमूल्य एलिमेंट है जो भारत जिसमें आत्मनिर्भर नहीं है, और इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, क्योंकि हमारी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। कॉपर के कई सारे यूज होते हैं, स्पेशली बिजली की जो तार होते हैं, जो घर में जो फिटिंग होती है उसमें जो है बहुत ज्यादा यूज होता है कॉपर का, एसी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में कॉपर पाइप्स यूज होते हैं, ओके, और वायर्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों खेतरी माइन सही है। बैला डिला बच्चों बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में ही है आपके लिए। हाई क्वालिटी आयरन,
इसलिए फेमस है बच्चों। आयरन तो हर जगह मिलता है, भारत में काफी जगहों पे मिलता है, लेकिन बेलाडिला की माइंस जो है छत्तीसगढ़ में, दे आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी ऑफ आयरन। ओके, हाई क्वालिटी आयरन और आपके जनरेट करता है। तो 2 सही है, 3rd भी सही है स्टेटमेंट, 1st गलत हो गया। ठीक है, सो बच्चों अभी ये रिपोर्ट आई है आपके लिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कल वाली क्लास में, स्कीम्स रिपोर्ट इंडाइसेस की, अगर आपने छोड़ दी हो कल या ओके कल WHO पढ़ाया था बच्चों, वो क्लास भी आप देख लेना। WHO इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक, राइट। सो जेंडर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 का बच्चों जल्दी बताएं आंसर, फटाफट कौन बताएगा। ट्वेंटी वन का आंसर है ए, सही बता दिया। गुरिंदर आ गए हैं यहाँ पे भी, गुरिंदर के पास आंसर की है, वैसे भी मुझे पता है। यामी, तनुश्री। तो बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके निकालती रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। बच्चों ये बताता है कि जेंडर में कितना जेंडर बेसिस पे कितना भेदभाव किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और अभी रिपोर्ट आई है 2021 की, जहां पे बच्चों भारत ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है और 140 रैंक आई है हमारी, 140 रैंक आई है 156 देशों में से। इवन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी हमसे आगे हैं। तो इससे पता चलता है बच्चों भारत में कितना भेदभाव किया जाता है आपके जेंडर बेसिस पे। ठीक है, जेंडर के आधार पे कितना भेदभाव किया जाता है आपके भारत के अंदर। ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है रिपोर्ट आपके, ये सब एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, राइट। सो इसमें भारत की जो रैंक है वो अच्छी नहीं है, 140 है, 28 रैंक नीचे चला गया है भारत। 28 पिछले साल 28 ऊपर था, 28 सीढ़ी नीचे गुड़क चुका है। तो बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता ही है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है ये, और भी कई सारी रिपोर्टें निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो यू बेटर remember all other reports also which are launched by the World Economic Forum, right? So A is the correct answer. तो बच्चों नंबर 1 पे आइसलैंड है इसमें, ओके, सेकंड नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है। ओके, ये टॉप ही रहते हैं हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी इजी क्वेश्चन, विम्बनाड लेक बच्चों कहाँ है, 22 का क्या आंसर है। विम्बनाड लेक जो है कहाँ पे है, रामसर वेटलैंड में बच्चों आती है, 22 में कहाँ पे है ये, ओके, विम्बनाड लेक। Where is the Wimbledon Lake located? बिल्कुल सही बता दिया है, ओके, केरला में है। ओके, तेजी ने बहुत ही तेजी से बता दिया है सही जवाब। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है भारत की ये, विम्बनाड लेक। तो आप देख सकते हो केरला के कोस्ट पे है बच्चों, एक बैक वाटर कहा जाता है इसको। ओके, बैक वाटर्स मतलब खारा पानी है इस पे। तो खारा पानी कैसे आ जाता है इसमें, समुद्र में का पानी क्या है इंट्रूड कर जाता है, कभी हाई टाइड आती है या आंधी तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो समुद्र का पानी इसमें अंदर मिल जाता है ऐसे। तो इसलिए खारे पानी की इनलैंड लेक्स बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक बोलते हैं इसको, और बैक वाटर्स ही बोला जाता है इनको। ठीक है, बैक वाटर्स समझ गए आप। से बैक वाटर है कि लार्जेस्ट लेक है, लंबी है सबसे। ओके, केरला की लॉन्गेस्ट लेक है। ओके, लार्जेस्ट वैसे बच्चों चिल्का है, मगर लंबाई के हिसाब से ये सबसे बड़ी है, समझ रहे हो। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को जो है हम एंड करते हैं, और आप जो है थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास एंड यू कैन ऑब्वियसली स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव एज वेल, जो है कि हमारे ऐप पे मैं जो है क्लास करवाता हूँ। ओके, प्रैक्टिस क्लास करवाते हैं गाइस। 35 से ज्यादा सवाल आए हैं, 4 महीने मैंने सिक्योर प्रीलिम्स कराया, 5 बार मैंने खुद ने भी एग्जाम क्लियर किया है, आपको पता ही है, मैं कई बार आपको मार्कशीट्स वगैरह दिखाता रहता हूँ। ओके, तो मैंने आपको काफी सारे जो है सवाल कराए थे सिक्योर प्रीलिम्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पैरेलली, ऑलराइट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लास फ्री क्लास, एक स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है इस क्लास को मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली अटेंड कर सकते हो 3 बजे। ओके, कोई कॉस्ट नहीं है। साथ साथ में कहीं तो हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरह से पढ़ना है। ओके, लाइव क्लासेस पढ़ने हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ, प्रॉपर तरह के नोट, सारा मटेरियल एक कंसोलिड वे में सारे कोर्सेज हैं, तो सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, एवरी एजुकेटर, एवरी बैच,
एवरीथिंग। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है, उसमें कुछ आपको और सुविधाएं मिलती है जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह। ठीक है, रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है। ओके, अनअकैडमी कॉम्बैट ही बच्चों आप दे सकते हो, देना चाहिए आपको। फ्री टेस्ट सीरीज है, इंडिया की लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है ये। ओके, हर संडे को 11 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कराता है गाइस। करोड़ों के प्राइस यहाँ पे आपके लिए अनअकैडमी बांटता है। तो प्राइस बच्चों आपके लिए मनी नहीं है। ओके, आई डोंट थिंक दिस इज द प्राइस। आपके लिए प्राइस जो है वो आपकी रैंक है। यहाँ पे आपको लेवल पता चलेगा। इंडिया की बच्चों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, इट इज द लार्जेस्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो रैंक आपकी होगी वो आपकी एक्चुअल एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में टॉप 500 में आ रहे हो, टॉप में आ रहे हो, तो आप समझ जाओ कि बाकी जो आपके एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स उनसे आप काफी आगे हैं। तो जरूर गाइस दीजिए, ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो SID UPSC कोड से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस कोड से आपको लाइफ टाइम एंटरिंग और जो है ओके गाइडेंस का मेरा तरफ से वादा है आपको। मैं पर्सनली तौर पर वो गाइड और मेंटोर करूंगा ऑन पर्सनल फोन नंबर। ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेके आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो गाइस, कॉम्बो ही लेना जब भी लें। ओके, अभी ऑफर चल रहे हैं आपके। ओके, 3 नवंबर से जो है बैचेस भी चालू हो रहे हैं बहुत सारे, तो बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। ओके, टाइम टेबल पूरा बैच का एरा कौन पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में, इंग्लिश में, पूरा इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है एक बैच के अंदर। ठीक है, तो 3 नवंबर से गाइस GS के बैचेस चालू हो रहे हैं। ओके, 3 नवंबर से GS के 2023 के बैचेस चालू हो रहे हैं। NCERT से लेके इसमें आपको IR YR एथिक्स वेथिक्स ऐसे वगैरह, ऐसे स्ट्रैटेजी सब कुछ जो है आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैचेस में पढ़ सकते हो। जो यही फर्क है यूट्यूब पे पढ़ने में। ओके, और जो है मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे बैचेस में, आपको आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ओके, एनीवेज गाइस मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस कुछ खास लास्ट दिन बचे हैं। ये सब्सक्रिप्शन जो है खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर को। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, टारगेटिंग योर प्रीलिम्स जून 2022 के अंदर। तो यहाँ पे 38% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। बुक्स मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है आपको पूरा मिल रहा है। ओके, 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ये रहा। ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। जो लोग मेंस दे रहे हैं अभी, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, वो लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट जो प्रीलिम्स जिनका निकल रहा है, वरना 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट 1 ईयर का आप लें, और बच्चों 1 ईयर का आप लेते हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा। तो ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसके ऊपर और 10% आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये कॉम्बो की प्राइस है, ऑप्शनल भी आ गया इसमें और GS भी आ गई। ठीक है, प्लस कॉम्बो है, आइकॉनिक कॉम्बो है, यूज कीजिएगा SID UPSC, बी अ पार्ट ऑफ टीम SID UPSC एंड आई कैन बेट यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटरिंग एंड गाइडेंस अवेलेबल। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बच्चों रेज योर हैंड इनिशिएटिव अनअकैडमी ने एक और निकाला है, जहां पे आप लाइव क्लास में, प्लस की क्लास पे एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई भी डाउट है सीधा आप जो है, जैसे कि नॉर्मल में ऑफलाइन क्लास में हम बात करते हैं, उस तरह से जो है आप बात कर सकते हो। सो रेज योर हैंड इनिशिएटिव में जो है आप पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस आपके सब्सक्रिप्शन प्लान है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। गाइस गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। ओके, गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो एंड यूज द कोड SID UPSC। ओके, इस कोड से जो है आपको मैंने एक मैक्सिमम जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी तरफ से गाइडेंस भी मिल जाएगा। लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नीचे ही लिंक है लोन का, वहां पे क्लिक कीजिए और जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लोन विल प्रोसेस। और SID UPSC कोड यूज कीजिए, आप जो है सारे फायदे आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइस इसी के साथ जो है आपसे ज्यादा लेना चाहेंगे अब। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना बहुत बहुत। ओके, और जो है मिलते रहेंगे अपन, मिलते हैं दोबारा फिर, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।